everyone, hey, I'm back in another video lecture और आज हमने केस सिनेरियो पे डिस्कस करना है क्योंकि लास्ट वीक हम कोई भी केस सिनेरियो डिस्कस नहीं किया था। तो जो आज का केस सिनेरियो ना वो बेसिकली हमारे पास डिपेंड कर रहा है कि हम इसको आगे जाके देखेंगे कि हमारे पास है न्यूरोलॉजी रिलेटेड, लेकिन इसमें बेसिक चीज़ें हैं क्या और इफेक्ट क्या चीज़ हो रही है और एट द एंड हमारे पास डायग्नोसिस क्या बन के आएगा, हम वो चीज़ क्लियरली देखेंगे। ठीक है, हमारे पास एक पेशेंट था जिनका नाम था मिसेस मारिया। 55 ईयर्स उनकी एज थी। उनकी मेजरली चीफ कंप्लेंट जो थी ना वो ये थी कि स्वेयर शार्प इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन उनको फील होती थी। ठीक है, अब आप ये टर्म याद रखना, स्वेयर शार्प इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन फेस के राइट साइड पे उनको फील होती थी। ठीक है, सो आपको ना थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता आइडिया होगा कि सेंसेशंस क्या चीज़ कंट्रोल कर रही है हमारे फेस की, तो आप उस तरफ जाना स्टार्ट होगे। ठीक है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आपके लिए चीज़ों को डायग्नोस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो आपको इस क्लैरिटी के साथ काम करना होता है कि लाइक आपके पास पेशेंट आया है और उसके सिम्टम्स ये कह रहे हैं कि उसको एक स्वेयर शार्प जैसे शॉक लगता है ना, इलेक्ट्रिक शॉक, ऐसी पेन उसको फील हो रही है राइट साइड ऑफ द फेस के ऊपर। ठीक है, हिस्ट्री क्या है पेशेंट की, बेसिकली वो हमें क्या दे रही है। अभी प्रेजेंटिंग कंप्लेन तो हमने देख ली ना कि राइट साइड की बहुत पेन थी, शार्प पेन थी। हिस्ट्री बेसिकली ये है कि पेन जो होती है ना वो ट्रिगर होती है जब हम लाइक खाने के लिए च्यूइंग करते हैं या विदाउट टीथ ब्रश करते हैं। ठीक है, अनदर थिंग। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आइडिया हो रहा होगा कि च्यूइंग कौन से मसल्स कर रहे हैं या ब्रशिंग टीथ में आपके पास क्या मूवमेंट्स हैं जो हमारे पास उस चीज़ को ट्रिगर कर रही होंगी। ठीक है, आप पॉइंट्स फाइंड आउट करते जाओ। ठीक है, अब हमने क्या देखा, थर्ड नेक्स्ट हमारे पास हिस्ट्री में ये था कि एपिसोड जो होती है वो कुछ सेकंड से समटाइम्स मिनट्स तक भी जाती है। मतलब वो जो पेन ट्रिगर हुई हुई है उसकी पेन की स्वेरिटी कितनी टाइम तक रहती है, ये बेसिकली उसके एपिसोड्स की बात हो रही है। ठीक है, सेकेंड से मिनट्स तक जा रही है। अभी यहाँ पे पेशेंट को कोई नमनेस नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है। इसका मतलब नमनेस और वीकनेस नहीं है तो मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इस लेवल पे नहीं है कि मसल्स इट सेल्फ इफेक्ट है। पेन जो है वो हो रही है लेकिन यहाँ पे मसल्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, सो अब इसका मतलब आपके पास आहिस्ता आहिस्ता आपको आइडिया हो रहा होगा कि लाइक अब यहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है जो मसल को इन्वॉल्व नहीं कर रही है, नमनेस की सिचुएशन नहीं कॉज कर रही। ठीक है, तो हम मेजरली हमारे पास जो पेशेंट की प्रोफाइल थी वो ये थी। अब हम कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स देखते हैं, लाइक हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम पेशेंट की मसल्स को देखेंगे। ठीक है, मसल्स हमें पता है कि जिस साइड पे पेन है उस साइड के मसल्स जो है वो टाइट हो गए होंगे। विद दैट फेस के जो एक्सप्रेशन है ना, पेन की वजह से पेशेंट वो भी परफॉर्म नहीं कर सक रहा होगा, तो इसका मतलब फेशियल एक्सप्रेशन भी कम हो रहे हैं। ठीक है, अब हम हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशन कम हो रहे हैं तो हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशन का जो मिनिमल इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, लाइक पेशेंट अपने उस साइड के फेस के एक्सप्रेशन इतने अच्छे नहीं दे सकता, समटाइम्स तो ऑपोजिट साइड के भी नहीं दे सक रहा होता कि ड्यू टू पेन। ठीक है, तो ये पेन की वजह से हमारे पास इशू आ रहा है। अब हमने ऑब्जर्व तो कर लिया, अब हमने देखना है कुछ टेस्टिंग करके। ठीक है, हमने टेस्टिंग क्या करनी है, सेंसरी टेस्टिंग करनी है पहले। ठीक है, सेंसरी टेस्टिंग में हमारे पास लाइट टच आएगा। ठीक है, पिन प्रिक मूवमेंट आएगी, टेम्परेचर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो हमें बेसिकली सारी बातों से लगा वो था कि ट्राइजेमिनल नर्व इन्वॉल्व हो सकती है क्योंकि फेस की जो सेंसेशंस है वो ट्राइजेमिनल नर्व कंट्रोल करती है। ठीक है, सो मेजरली कुछ लोगों को अगर फेशियल नर्व को चेक करना है तो आप वो भी साथ साथ करोगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फेशियल नर्व के भी हो सकते हैं, लाइक आप एक्सप्रेशंस परफॉर्म करवा के देखोगे, आप सारी चीज़ें देखोगे। विद दैट हम ट्राइजेमिनल नर्व को भी ट्रिगर करेंगे, लाइक हमारे पास लाइट टच से, पिन प्रिक से, टेम्परेचर से। जैसे V1 जो होती है वो फोरहेड की मेजरली हमारे पास एरिया को सप्लाई करती है। ऑप्थेल्मिक जो ब्रांच है आपके पास ट्राइजेमिनल नर्व की। सेकेंड वन वाज द मैक्सिलरी, जो ये चीक वाला सारा रीजन कवर अप करती है। ठीक है, इस रीजन को। एंड थर्ड वाज द मैंडिबुलर ब्रांच जो हमारे पास इस जॉ लाइन को या मैंडिबल के एरिया को कवर करती है। ठीक है, सो थ्री ब्रांचेज हैं, V1, V2, V3, और ये तीनों किस तरीके से आपको पता है कि हम इसको याद रखने के लिए भी फिंगर्स की मूवमेंट्स जो है अपने फेस पे रख के चेक करते हैं कि हाँ किस तरह से क्या चीज़ सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये तीनों आपके पास किस क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस तरह से हम चेक करें। लाइक अगर आपके पास फोरहेड पे पेन आएगा तो आप चेक करोगे ट्राइजेमिनल की ऑप्थेल्मिक ब्रांच है, इन्वॉल्व है। ठीक है, चीक्स के किसी भी रीजन पे आएगा तो आप मैक्सिलरी ब्रांच होगी और यहाँ पे V2 होगा, ट्राइजेमिनल की सेकेंड ब्रांच होगी।
थर्ड वन वाज द मैंडिबुलर हो गई, तो जॉ लाइन के एरिया पे होगा कोई इशू तो आपको बस पता चल जाएगा, हाँ ट्राइजेमिनल की थर्ड ब्रांच है जो मैंडिबल के एरिया को सप्लाई करिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बेसिकली नोट डाउन करते जाना है साथ साथ कि हमारे पास अब यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी एरियाज है जहाँ पे ट्रिगर हो रही है पेन, ठीक है। लाइट टच आप देते हो, जैसे कॉटन की हम टेस्टिंग करते हैं ना, कॉटन लेके तो हम पेशेंट के फेस पे लगा के उससे टेस्टिंग करते हैं। पिन प्रिक से लाइट स्मॉल सी पेन होती है जिससे आप चेक करते हो, फिर विद दैट आप टेम्परेचर हॉट या कोल्ड के थ्रू चेक करते हो, लेकिन टेम्परेचर बहुत माइल्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्वेरिटी नहीं है, लाइक आपने डायरेक्ट आईसी उठा के लगा दिया, आपने हीट ही दे दी, ठीक है। बहुत माइनर लेवल पे आप टेम्परेचर की टेस्टिंग करते हो, और विद बहुत ज़्यादा आप कॉशंस, बेसिकली पेशेंट की अगर सेंसेशन डिस्टर्ब हुई है तो उसको वो शायद टेम्परेचर फील ना हो, तो आपने बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना होता, ठीक है। नॉर्मल एक बंदा जो होगा वो आपको बता देगा कि हॉट है या कोल्ड है, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर होता है जब हम ट्राइजेमिनल नर्व की टेस्टिंग कर रहे होते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व की टेस्टिंग बहुत डिटेल में आपको जगह जगह पढ़ने को मिलती है कि ट्राइजेमिनल नर्व आप कैसे टेस्ट करते हो। फेशियल नर्व आप बेसिकली एक्सप्रेशंस देखते हो, आप पेशेंट को कहोगे कि आप अपनी आइज क्लोज आइज ओपन के साथ मूवमेंट करो, ठीक है। फिर विद दैट आप बेसिकली फ्रॉनिंग की, आप स्माइलिंग की, आप बेसिकली जो है ना फेस के जो सारे एक्सप्रेशन होते हैं, सरप्राइज जिसको आप कहते हो, ये सारे एक्सप्रेशन होते हैं ना, आप पेशेंट से परफॉर्म कराते हो फेशियल नर्व की टेस्टिंग में, ठीक है। तो दैट आपके पास अब आ जाती है मोटर टेस्टिंग। मोटर टेस्टिंग में आप मेसेटर और टेम्पोरालिस को मेजरली, क्योंकि हमारे पास मेजर पेशेंट कह रहा था कि मेरे पास च्यूइंग की मूवमेंट, वो दैट हमारे पास ब्रशिंग जब वो कर रहा था उसमें पेन आ रहा था, तो हमने बेसिकली मेसेटर और टेम्पोरालिस को टारगेट किया है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि ये चेक करने के लिए आप पेशेंट को कहते हो कि आपने जॉ को ना क्लेंच करो। क्लेंच करने का मतलब होता है दोनों, लाइक आप अपर और लोअर, ठीक है। आप बेसिकली आप ये कहते हो कि जो अपर आपके पास, ठीक है, जो आपके पास अपर टीथ है और लोअर टीथ है, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन जोड़ देते हो, ठीक है, और जोर से प्रेस करते हो, ठीक है। वो दैट आप हाथ रखते हो मसेटर वाले मसल के ऊपर, ठीक है, एक बार, और सेकेंड टाइम आप टेम्पोरालस के मसल पे रखते हो, ठीक है। जैसे हम टेस्ट करते हैं मसेटर और टेम्पोरालस को, वैसे ही आप मोटर टेस्टिंग इसकी चेक करोगे कि क्या पेशेंट जो है वो हमारे पास इस तरह से परफॉर्म कर सक रहा है। विद दैट आप पेशेंट की जॉ ओपनिंग वाला टेस्ट पे परफॉर्म करवाते हो, जिसमें आप पेशेंट कहते हो, गाइड करते हो कि आप ना अपना जॉ ओपन करो, ठीक है, अपर टीथ लोअर टीथ से अलग करो, ताकि आपके पास जो हमारे पास जैसे च्यूइंग वाली मूवमेंट में इमेजली कर रहे थे, तो आप पेशेंट को बोलते हैं आप अपना मुंह खोलो, ठीक है। जब पेशेंट मुंह खोलते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैंडिबुलर में कोई वीकनेस वगैरह तो नहीं है, कोई डेविएशन वगैरह तो नहीं आ रही, तो इससे आप ये भी चेक कर सकते हो, ठीक है, मोटर टेस्टिंग में। फिर इसके बाद आप रिफ्लेक्सेस, ठीक है, जाहिर सी बात है हम तीन तरह की टेस्टिंग डिस्कस करें, सेंसरी मोटर तो होगी, अब हमारे पास थर्ड क्या है, रिफ्लेक्स टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग। अब इसमें हमारे पास कॉर्नियल रिफ्लेक्स आता है, जिसमें आप बेसिकली कॉर्निया को जेंटली जेंटली सा टच करते हो ड्यू विद द हेल्प ऑफ एनी कॉटन और समथिंग, कॉर्नियल रिफ्लेक्स आता है। फिर आपके पास जॉ जर्क है, जो हमें पता है कि आप जॉ के चिन वाले रीजन पे आप स्लाइड सी जो होती है ना, टैप करते हो, तो आपके पास हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्स आता है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से, ठीक है। अगर हाइपर एक्टिव आता है वो रिफ्लेक्स, तो आपका मतलब कि जॉ जर्क रिफ्लेक्स जो है वो हमारे पास हाइपर एक्टिव हुआ है। हाइपर एक्टिव का मतलब है कहीं भी अपर मोटर न्यूरॉन की लीजन हो सकती है, ठीक है। सो आप इनको इन चीज़ों को इसलिए परफॉर्म करते हैं, आप रूल आउट कर सके कि यहाँ पे क्या चीज़ हमारे पास अफेक्टेड है, क्योंकि हमने नर्व्स भी देख ली, हमने मोटर टेस्टिंग भी देख ली, हमने मसल्स को भी देख लिया, नर्व रिफ्लेक्स की टेस्टिंग भी देख ली, ठीक है। तो मेजरली आप ये सारी चीज़ें देखते हो, फिर आपको एट द एंड विद दैट आप फिजिकल एग्जामिनेशन से डन हो गए हो। फिर हम आते हैं इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस में एमआरआई सीटी स्कैन आप करवाते हो, ठीक है। ये मेजरली हम इसलिए करवाते हैं कि अगर हमारे पास कोई और कंडीशन लाइक ट्यूमर प्रेजेंट है, आपके पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या वेस्कुलर कंप्रेशन हुई है, तो आप वो रूल आउट कर लो, ठीक है। आपने ये सीटी स्कैन हमारा ऐसे रूल आउट कर लिया कि लाइक हमारे पास वेस्कुलर कंप्रेशन ना हो, कहीं पे ट्यूमर ना हो या मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इशू ना हो। वेस्कुलर कंप्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो वेस्कुलर कंप्रेशन मेजरली जो आपके पास टर्म यूज़ होती है ना, वो इसलिए होती है कि लाइक आपके पास वेसल्स पे कंप्रेशन आ रहा होता है किसी भी वजह से, ठीक है। मेजरली आपके पास कोई ऐसे सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उन कुछ स्पेसिफिक वेसल्स को कंप्रेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास ये स्पेसिफिक सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। सो मेजरली आपके पास सारी बात यह है कि है तो ये रेयर कंडीशन, पर मेजरली होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होती।
रेयर कंडीशन है क्योंकि ब्लड वेसल्स बहुत ईज़िली कंप्रेस नहीं होती किसी भी चीज़ की वजह से। हाँ, लेकिन अगर कोई ट्यूमर्स हों या कोई और इश्यू हो ऐसा जिसकी वजह से नर्व इटसेल्फ इफ़ेक्ट हो रही है, तो वहाँ पे आप कह सकते हो वेस्कुलर कंप्रेशन हो गई है, ठीक है? सो वेस्कुलर कंप्रेशन हो गई है हमारे पास, फिर ट्यूमर हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस बहुत मेजर कॉज़ होती है आपके पास इन सारी चीज़ों की, ठीक है? उसके बाद न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग की तरफ आप जाते हो जिसमें आपके पास क्रेनियल नर्व की पैथोलॉजीज आ जाती है। क्रेनियल नर्व की जो सारी पैथोलॉजीज है ना आप उनको देखो, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? 12 to 12 क्रेनियल नर्व्स की सारी पैथोलॉजीज को रूल आउट करो। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई पैथोलॉजी मेजरली हो सकती है, ठीक है? आप न्यूरल टेस्टिंग करते हो ना, आपको पता है क्रेनियल नर्व्स की एग्जामिनेशन कैसे होता है, ठीक है? तो जब आपने वो किया, आपने हर चीज़ को देख लिया, आपको पता चल गया हाँ ठीक है, इस वजह से हो सकता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि हाँ यही हो, एग्ज़ैक्ट कॉज़ हो, क्योंकि एमआरआई, सीटी स्कैन से इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आई, ठीक है? लेकिन आप करते हो विद दैट, अब जब आप उसको कंपेयर करोगे ना फिजिकल एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स के साथ, तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है फाइंड आउट करना कि हाँ, कुछ डायग्नोसिस अब हम रूल आउट कर सकते हैं, ठीक है? प्लस ब्लड टेस्ट, ठीक है? ब्लड टेस्ट आप मेजरली इन्फेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए करते हो, कोई सिस्टमिक कंडीशंस है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए करते हो। विद दैट डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये मेजरली आपके पास चीज़ें जो होती हैं आपने फाइंड आउट करनी होती है बिफोर स्टार्टिंग एनी ट्रीटमेंट प्लान, ठीक है? वेदर दैट इज़ मेडिकल और फिजिकल थेरेपी, ठीक है? कोई भी मैनेजमेंट प्लान है, आपको हर चीज़ के लिए प्रीवियस पता होनी चाहिए कि कोई और पैथोलॉजी इंटरलिंक तो नहीं कर रही है, कोई और चीज़ ऐसी तो नहीं है जैसे डायबिटीज़ हो गया, आपके पास हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है? सो मेजरली आपके पास सारी चीज़ें एक तरफ आ रही हैं कि आप ब्लड टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। सिंपल ब्लड टेस्ट में क्या आते हैं, सीबीसी आ गया, सीटी जिसको आप कहते हो, बेसिकली सेल पिक्चर होती है ना, ठीक है? सीपीसी आप क्या कहते हो, सेल की बेसिक पिक्चर होती है। आप सेल की क्लैरिटी, जो आपके पास सारे सेल्स हैं उनकी वैल्यूज चेक करते हो, वो दैट आप एएसआर की टेस्टिंग करवा सकते हो क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह का इन्फ्लेमेशन है उसको चेक करने के लिए, ठीक है? सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट करवाते हो। तो मेजरली आपके पास काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो आप ब्लड टेस्ट से फाइंड आउट कर सकते हो। डायबिटीज़ आप चेक कराते हो, HbA1c का टेस्ट करा लेते हो। लाइक आप बेसिकली देखते हो कि लास्ट 3 मंथ्स में या लास्ट 6 मंथ्स में क्या उसका प्रोसीजर चल रहा था या किस तरह की डायबिटीज़ कंट्रोल थी, नहीं थी, क्या चीज़ चल रही है, ठीक है? सो बैक साइड पे आप हर चीज़ चेक करवा सकते हो, ठीक है? तो आपके पास ब्लड टेस्ट जो होता है मेजरली आपको एक क्लियर पिक्चर देता है कि कोई और पैथोलॉजी तो नहीं है या किसी और चीज़ से इंटरलिंक तो नहीं है कंडीशन, ठीक है? अब आपके पास जब सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली, हमें पता चल गया कि यहाँ पे अब मेजरली इन चीज़ों से रिलेटेड कोई कॉज़ नहीं है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास डायग्नोसिस क्या फाइंड आउट हुआ, ठीक है? सो मेजरली हमारे पास डायग्नोसिस था ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, जो हमारे पास क्रेनियल नर्व नंबर 5, जिसको हम ट्राइजेमिनल नर्व को पीछे देख के थे, जिसकी फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने चेक की। तो क्रेनियल नर्व जो हमारे पास 5 है ना, ठीक है? ट्राइजेमिनल नर्व है, ठीक है? तो अब जब उसकी कोई कंप्रेशन या इरिटेशन होती है ना इटसेल्फ, तो हमारे पास कंडीशन कॉज होती है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। बेसिकली ट्राइजेमिनल नर्व की जो पेन होती है ना इटसेल्फ, ठीक है? उसको कहते हैं मेजरली, ये टर्म हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की तब यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? तो अब आपके पास हमें पता चल गया, हमने एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस पहले कर लिए थे, हमें डायग्नोसिस भी पता चल गया। अब हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट इसकी क्या होती है, ठीक है? मेजरली मेडिकल मैनेजमेंट में आप कुछ मेडिकेशंस को यूज़ करते हो, फिर सर्जिकल कुछ ऑप्शंस है, फिर नर्व ब्लॉक्स वगैरह जो इंजेक्ट करते हो, ठीक है? सो सबसे पहले जो मेडिकेशंस है ना, हम उनको डिस्कस करते हैं कि लाइक हमारे पास कौन कौन सी ऐसी मेडिकेशंस है जो आप यूज़ करके हमारे पास इसको कंट्रोल करते हो। जो फर्स्ट लाइन मेडिकेशन है ना, जिसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कहते हैं, ठीक है? जो एंटी कन्वल्सेंट है, या आप बेसिकली सॉरी समटाइम्स मेरी प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाती है, ठीक है? सो एंटी सीजर ड्रग्स इनको मेजरली कहते हैं, जो सीजर के पेशेंट्स होते हैं ना उनको दी जाती है, जिनको फिट्स वगैरह होते हैं, जिनको ये ऐसा इशू होता है जो सीजर रिलेटेड होता है। तो मेजरली यहाँ पे उनको भी दी जाती है, विद दैट आप ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के पेशेंट्स को भी ये देते हो, ठीक है? ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के पेशेंट्स के लिए। अब क्या होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजुअली आपके पास क्या हो रहा होता है कि इसमें कि जो हाइपर एक्टिव हुई भी होती है ना नर्व की मेम्ब्रेन, जाहिर सी बात है नर्व जो होती है यहाँ पे पेन अगर इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स कि हाइपर एक्टिव हुई हुई है नर्व्स। तो नर्व को हाइपर एक्टिव हुई हुई थी, उनको स्टेबलाइज करते हैं, ब्लॉक क्या करते हैं सोडियम चैनल्स को, ठीक है? सोडियम चैनल्स ब्लॉक किए, एक्शन पोटेंशियल कम होगा, जितनी एक्शन पोटेंशियल कम होगा तो मेजरली आपके पास हमारे पास कंडीशन स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? इसका पहला मैकेनिज्म तो ये था, ठीक है? ट्राइजेमिनल एलर्जी के पेशेंट का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। अब इसमें मेजरली डोज आप डिवाइड कर लेते हो 100 to 200 mg, तो दैट आप मेंटेनेंस डोज अलग से देखते रहते हो, ठीक है? मॉनिटरिंग आपने रखनी होती है ताकि पेशेंट की ब्लड की सीबीसी करवा के और ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? वो दैट सेकेंड वन हमारे पास आ जाता है गावापेंटिन, ठीक है? गावापेंटिन आपने अगर
नाम सुना हो, ये भी हमारे पास मेजरली है न्यूरोपैथिक पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये भी हमारे पास एंटी सीजर ड्रग ही है, ठीक है। और मेजरली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है ना, वो सारा टारगेट जो आ रहा होता है वो इसका एक्शन और पोटेंशियल, ये भी हमारे पास बेसिकली एक्ट करता है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स के ऊपर, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ताकि हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज है ना वो कम हो जाए, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कैल्शियम चैनल्स पे जाके हमारे पास एक्ट करता है, वहाँ पे हमारे पास रिड्यूस कर देता है उसकी एक्टिविटी को। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो रिलीज हो रहे हैं, जो इस पेन को कॉज करने में इंक्रीज कर रहे हैं, एक्साइटेबिलिटी कॉज कर रहे थे, उनको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, मेजरली इसका ये काम हो रहा होता है। विद दैट इसकी भी डोज जो होती है ना 300 से 900 mg स्टार्ट होती है, लेकिन आप जो होती है ना गाबापेंटिन की, विद दैट प्रीगैबलिन जो होता है उसकी भी आप डिवाइड करते हो। तो सारी मेजरली ना ड्रग्स इंटरलिंक्ड है, क्योंकि ये एंटी सीजर ड्रग्स हैं, ठीक है। सो मेजरली हम इन चीज़ों को देखते हैं। इसके साथ बैक्लोफेन हम देते हैं। बैक्लोफेन मेजरली मसल रिलैक्सेंट के तौर पे, ठीक है। जहाँ पे मसल रिलैक्सेंट की बात आ रही है, ज़ाहिर सी बात है कि हमारे पास कुछ ना कुछ एक्साइटेटरी इफेक्ट हो रहा था, जिसमें हम पहले भी कह रहे हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो ये जो स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, जो मसल की स्पैस्टिसिटी को इंक्रीज करा रहे हैं, मसल स्पैस्टिक हो रहे हैं ना, आपने कहा कि फेस का उस साइड की वो स्पेसिफिक फेशियल एक्सप्रेशन नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो मसल रिलैक्सेंट हमें चाहिए ताकि वो जो इसकी टाइटनेस आ रही है ना मसल्स के अंदर, वो कम करे। और बैक्लोफेन जो होती है ना, बेसिकली गाबा भी रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये उन रिसेप्टर्स पे जाके काम कर रहा है जो गाबा बी है, और मसल की स्पास्टिसिटी को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। मसल में जो स्पास्टिसिटी, एक टाइटनेस, एक लाइक आप कहते हो ना कि एक स्टिफनेस आ रही होती है, उसको रिड्यूस करता है। कैसे करके कि जो एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर, जो हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे थे हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जैसे हमें पता है ना साइनेप्सिस में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और वो जाके एक्टिवेट करता है दूसरे वाले आपके पास न्यूरॉन को, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है, तो वहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके ये एक्ट करेगा और वहाँ पे हमारे पास बेसिकली रिड्यूस कर देता है स्पास्टिसिटी के इफेक्ट को, ठीक है। तो हम उसको इस तरह से कहते हैं कि इनहिबिट करता है। ये मेजरली हम देते वैसे सीजर के पेशेंट्स में ही है, लेकिन आप इन पेशेंट्स में भी देते हैं क्योंकि हमें स्पास्टिसिटी यहाँ पे भी रिड्यूस करवानी होती है, ठीक है। और मेजरली स्पास्टिसिटी जो पेन रिलेटेड होती है ना, जिस तरह हम यहाँ पे बात करें कि पेन की वजह से स्पास्टिक हो रहे हैं, तो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के जैसे पेशेंट्स होते हैं, तो आप उन केसेस में ज़्यादा देते हो, ठीक है। 5 to 10 mg हम 3 टाइम्स देते हैं डेली, डिपेंड करता है डोजेज, ये आप थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट कर लेते हो, ठीक है। तो आपकी इसकी प्रिकॉशंस ये होती हैं कि इसको ना विड्रॉल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपने इसको एकदम से नहीं करना था पेशेंट को। लाइक जैसे हम स्टेरॉइड्स के लिए कहते हैं ना कि आप डोज को आहिस्ता 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 कम करते हो, इसमें भी ऐसा ही होता है, आप आहिस्ता 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 डोज को कम करते हो, एकदम से विड्रॉल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। तो मेजरली आपके पास मेडिकेशन का ट्रीटमेंट यही था। फिर आपके पास सर्जिकल जो ऑप्शंस थी, जिसमें माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन की बात करें, ये भी बेसिकली ये होता है कि आप ना ट्राइजेमिनल नर्व पे जो ब्लड वेसल्स के या आप ये कहते हो कि जो कंप्रेशन आ रहा था ना वेसल्स के ऊपर, उस प्रेशर को रिलीज करते हैं, रिलीव करने के लिए। माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन का मतलब यह है टू रिलीव प्रेशर ऑन द ट्राइजेमिनल नर्व, जो हमारे पास किसी भी ब्लड वेसल के कंप्रेस होने की वजह से आ रहा था, तो उस प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। क्या प्रोसीजर, सिंपल से एक इंसिजन दी हम बिहाइंड द ईयर देते हैं, ठीक है। और इसमें बेसिकली आप आइडेंटिफाई करते हैं टेफ्लोकाइन पैड को, जो प्लेस किया जाता है कुशन के तौर पे बिटवीन द नर्व और कंप्रेसिंग आर्टरी, ताकि हमारे पास फ्रिक्शन रिड्यूस हो, और ये सारी चीज़ें इस तरह से परफॉर्म होती है, ठीक है। सो मेजरली बस जाहिर सी बात है, डिकम्प्रेशन है तो हमारे पास प्रेशर रिलीजिंग है, ठीक है। तो हमने इसको मेजरली इस चीज़ से याद रखना है, ठीक है, ताकि हमारे पास फेशियल जो कोई भी इशू आ रहा है ना, ठीक है, उन सब से जैसे मेजरली ये हमारे पास ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए ही है, क्योंकि हम ट्राइजेमिनल नर्व को यहाँ पे कर रहे होते हैं, लेकिन जिस भी नर्व पे कंप्रेशन आ रही होती है आप ये प्रोसीजर मेजरली परफॉर्म करते हो, और ये काफ़ी इफेक्टिव प्रोसीजर है, पेन रिलीफ बहुत जल्दी होता है। हाँ, ये नहीं कह सकते कि आपको पेन रिलीफ बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पे आ जाता है, लेकिन आप ये कहते हो कि काफ़ी इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू कि आप मेडिकेशन ले रहे हो और काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चल रही है। सेकेंड वन सेकेंड वन वाज द गामा नाइफ, ठीक है। मेजरली एक नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट प्लान है, ठीक है, जिसमें आप ट्राइजेमिनल नर्व जो डैमेज हुई हुई है, या आप ये कहते हो कि जो पेन के सिग्नल
आ रहे होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए काम करता है, ठीक है। इस प्रोसीजर में मेजरली ना, क्योंकि आपको नाम से आइडिया हो रहा होगा कि रेडियो सर्जरी है, दैट मीन्स कि हमारे पास मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है। यहाँ पे इन्वेसिव है लेकिन मिनिमल इन्वेसिव है, ठीक है। यहाँ पे मेजरली क्या किया जाता है इस प्रोसीजर में कि एक हाई डोज की रेडिएशन दी जाती है ट्राइजेमिनल नर्व रूट पे, और वहाँ पे जाके आप बेसिकली इसको पेन के सिग्नल्स की रिडक्शन कॉज करते हो, ठीक है। पेन के सिग्नल्स की क्या किया आपने, रिडक्शन कॉज की, लाइक रिड्यूस किया। तो दैट मीन्स पेन के सिग्नल्स अगर कम होंगे, कम करने के लिए हम इस ट्रीटमेंट को यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास डोज थोड़ी हाई देनी पड़ती है रेडिएशन की, ठीक है। इसको गामा नाइफ भी कहते हैं और स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी भी कहते हैं। क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व है तो हम ट्राइजेमिनल नर्व रूट को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे मेजरली, ठीक है। अब क्या हुआ कि या ज़ाहिर सी बात है इसका रिकवरी टाइम एज़ कम्पेयर टू इन्वेसिव सर्जरीज़ या बड़ी जैसे सर्जरीज़ होती हैं, क्योंकि ये माइनर सर्जरी एज़ अ माइनर सर्जरी कंसीडर होती है, मिनिमल इन्वेसिव है, तो यहाँ पे रिकवरी टाइम जल्दी होता है, ठीक है। पेन रिलीफ भी काफ़ी हद तक पेशेंट्स को बहुत अच्छा आता है। बट दैट समटाइम्स कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे प्रोसीजर्स के बाद रीअकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लाइक दोबारा होने के, पेन के दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर स्टिल क्योंकि ये बहुत लाइक मिनिमल इन्वेसिव है, तो आप इसको कर सकते हो। लेकिन ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा किया जाता है जिनमें इन्वेसिव सर्जरीज़ आप परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वेसिव सर्जरीज़ ये होती है कि आप काफ़ी हद तक जो होती है ना डिटेल, ज़ाहिर सी बात है आप रिड्यूस करवा सकते हो, ठीक है। लाइक आप ये कहते हो कि फिर दोबारा रिकरेंस के चांसेस नहीं होते या बहुत ही मिनिमल होते हैं, ठीक है। तो मेजरली आप ये उन केसेस में ज़्यादा देते हो। अब जो नर्व ब्लॉक्स है ना, हमारे पास जो थर्ड थी, हम कोलेस्ट्रॉल के इंजेक्शन देते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल हमें हमारे पास क्या कहता है, केमिकल एब्लेशन करता है, ठीक है, इंड्यूस करता है, नर्व की जो डिस्ट्रक्शन है ना वो कॉज करता है, डिहाइड्रेट करके या डैमेज करके ट्राइजेमिनल नर्व फाइबर्स को, ताकि क्योंकि ये प्रोसीजर मेजरली इन्वॉल्व होता है कि आप नीडल इंसर्ट किया आपने ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के अंदर अंडर द इमेजिंग गाइडिंग, ठीक है, जो हमारे पास इमेज आ रही होती है ना, ठीक है, उसके गाइडेंस के थ्रू, आप मॉनिटर लगा हुआ होता है, आप बेसिकली उसके थ्रू विदाउट द हेल्प ऑफ ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हो नीडल को, और वहाँ पे आप कोलेस्ट्रॉल का इंजेक्शन लगाते हो, ठीक है। तो ये ना मेजरली उन पेशेंट्स में होता है जिनमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नहीं हो रही होती, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट से आप ये पहले दे सकते हो। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मेजरली क्या है, जो आपके पास मेडिकल मैनेजमेंट है, ठीक है। तो अगर मेडिकल या फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट से नहीं हो रहा पेशेंट ठीक, तब जाके आप ये कर सकते हो, ठीक है। इसके एडवांटेजेस तो हैं, लाइक इमीडिएट पेन रिलीफ पेशेंट को होता है, ठीक है, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है, क्योंकि इन्फेक्शन का, रिकरेंस का, वही आपके पास बात है, ये सारी चीज़ें, अगर कोई मसल या कोई और नर्व डैमेज हो रही है तो फिर उस केस में नमनेस और ये स्टिंगिंग सेंसेशंस, डिसरप्ट सेंसेशंस, पैरेस्थीसियास वगैरह के चांसेस भी होते हैं। तो मेजरली आपके पास यही चीज़ें थी कि हमारे पास क्या-क्या दे सकते हो आप, किस-किस तरह से। इस तरह अल्कोहल के भी इंजेक्शंस होते हैं, आप डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हो ट्राइजेमिनल नर्व रूट या गैंग्लियन के अंदर फ्लोरोस्कोपिक या सीटी स्कैन की टेक्निक्स के थ्रू, और यहाँ पे भी आप डिस्ट्रक्शन ही कॉज कर रहे होते हैं कि लाइक हमारे पास पेन में क्या-क्या डिस्ट्रक्शंस आ रही हैं, या आप पेन कैसे रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है, पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो मेजरली आप सारी चीज़ें, ये केमिकल्स इंसर्ट किए, आपने अल्कोहल के इंजेक्शंस लगाए, और ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि लो कॉस्ट होते हैं, क्योंकि ये एज़ कम्पेयर टू जो आप कोलेस्ट्रॉल के इंजेक्शंस कह रहे हो, इनकी कॉस्ट कम होती है, तो लोग ज़्यादातर ये प्रेफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल के इंजेक्शंस के होते हैं। सो मेजरली आपके पास सारी चीज़ें ये आ रही थी। अब हम देखते हैं अपनी फिज़िकल थेरेपी मैनेजमेंट को। फिज़िकल थेरेपी मैनेजमेंट हमारे पास बेसिकली आपके पास क्या इम्प्रूव कराने के लिए है, ठीक है? आपके पास एक तो रिलैक्सेशन, जैसे ब्रीदिंग होगी, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, फिर आप दूसरी क्या चीज़ होती है, पेन स्ट्रैटेजीज़, पेन की मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ जो है ना आप मेजरली यूज़ करते हो, ठीक है? हम यहाँ पे मेंशन नहीं की जल्दी में, ठीक है? सो मेजरली आपके पास ब्रीदिंग या कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, या आप विद दैट आप पेन की जो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ है ना, वो आप मैनेज करें, ठीक है। आपके पास फर्स्ट लाइन क्या चीज़ है कि पेन की मैनेजमेंट होनी चाहिए, विद दैट आपके पास ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन और ये सारी चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि फिजिकल थेरेपी का जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला ट्रीटमेंट है ना, जो आपके पास हम फिजिकल थेरेपी के से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके पास जो 2 तरह के प्रोसीजर्स या 2 चीज़ें आप कर सकते हो, वो डिसेंसिटाइज़ेशन टेक्निक्स है। डिसेंसिटाइज़ेशन टेक्निक्स को हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और अभी भी। आप क्या करते हो, डिसेंसिटाइज़ेशन का मतलब ये होता है कि आप टच, टेक्सचर्स, ये सारी चीज़ें पेशेंट को फ़ील करवाते हो, ठीक है? क्योंकि ये
डिस्टर्ब हुई हैं आपकी बेसिकली सारी चीज़ें, तो आप इसको ना स्टिमुलेट कराने के लिए क्या करते हो कि पेशेंट को बार-बार इस चीज़ से एक्सपोज़ करते हो। और पेशेंट, ऐसा नहीं है कि आपने पेशेंट की टॉलरेंस देखनी नहीं है और डायरेक्ट इस चीज़ से एक्सपोज़ करते हैं, नो दैट्स नॉट द केस। जहाँ पे आप देखते हो पेशेंट टॉलरेट जहाँ तक कर सकते हैं ना, वहाँ वहाँ पे आप बेसिकली आप करवाते हो। जो जो पेशेंट ये टॉलरेट नहीं कर सकते, आप वहाँ पे इसको ज़बरदस्ती नहीं करवाते, ठीक है। लाइक जेंटल स्ट्रोकिंग की, फेस पर टैपिंग की मूवमेंट परफॉर्म करवाई, ठीक है। इससे ये होता है, एक तो सेंसिटिविटी जो होती है वो रिड्यूस होती है, ठीक है, जिसको डिसेंसिटाइजेशन कहते हो। हल्का-हल्का पेशेंट के फेस पे टैप किया, ठीक है? इससे चेक करते हो कि आप कौन से एरियाज़ हैं जो ट्रिगर्ड हैं, विद दैट आप बेसिकली बाकी फेस को भी एक्टिवेट करवाते हो। इससे ये होता है कि बेसिकली आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, ठीक है? विद दैट आप काफ़ी हद तक जो सेंसिटिविटी होती है ना आपके मसल्स के अंदर, वो रिड्यूस हो जाती है। फिर आप कोल्ड और हॉट थेरेपी भी देते हो, जिसमें वार्म कंप्रेसेस आप दे सकते हो ताकि आपके पास फेशियल मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएँ, ठीक है? कोई भी लाइक कोल्ड को ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि ये ट्रिगर कर सकता है पेन को, लेकिन मेजरली यूज़ अगर आप वार्म कंप्रेसर्स यूज़ करो ना तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। लाइक हाँ, वार्म कंप्रेसर्स दो और आप उनके थ्रू जो है ना हेल्प आउट करो, लाइक पेशेंट की पेन को रिलीव या मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। फिर मैनुअल थेरेपी आ गई, फिर मायोफेशियल रिलीज़ किया, टेंशन रिलीज़ किया। अब आपको पता है मायोफेशियल रिलीज़ किन मसल्स का करना है, जो मसल्स यहाँ पे टारगेटेड थे ना, ठीक है, टेम्पोरालिस और मसेटर के मसल्स थे। उनमें टेंशन रिलीज़ की, कोई पेन अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हो सकती है, उन सबको रिलीज़ किया, ठीक है। विद दैट आप सारी चीज़ें देखो, कोई एसोसिएटेड मसल्स हैं जिनमें टेंशन हो सकती है, वो भी आप रिलीज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई सॉफ्ट टिश्यूज़ और हैं जिनको आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे भी रिलीज़ चाहिए, तो मायोफेशियल रिलीज़ की थेरेपीज़, डिफरेंट प्रोसीजर्स, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आपके पास क्या आ गई, सर्वाइकल मोबिलाइजेशन। हमारा फेशियल रिलीज, अगर किसी को नहीं आइडिया, तो आप फेशियल को रिलीज करते हो विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, योर थंब, योर एल्बो, एनीथिंग, ठीक है। जहाँ पे आपको जो जिस तरह से लगता है ना, कि अगर बड़ा एरिया होता है, जैसे हैम्स के लिए मेजरली यूज एल्बो को यूज करते हैं रिलीज करने के लिए, तो इस तरह से काफ मसल्स के लिए भी एल्बो यूज होती है। जहाँ कोई ट्रिगर पॉइंट फाइंड कर लो, या अगर कोई आपको लगता है टाइटनेस है, कोई टेंडर एरिया है, कोई बैंड्स बन गए हैं, वो उनको आप मायोफिशियल रिलीज कर सकते हो, ठीक है। सर्वाइकल मोबिलाइजेशन, जेंटल नेक की मोबिलाइजेशन करते हो, विद दैट आप बेसिकली ताकि टेंशन रिड्यूस हो सके, ठीक है। जो ट्राइजेमिनल पाथवेज है, मेजरली उन मसल्स को या उन एरियाज को या सर्वाइकल की बेसिकली मोबिलाइजेशन की इसलिए जाती है ताकि जो पुशी नेक के मसल्स हैं वो सारे भी साथ साथ रिलीज हो, विद दैट सर्वाइकल रीजन भी इटसेल्फ जो है वो काफ़ी हद तक, क्योंकि ट्राइजेमिनल पाथवेज में इन्वॉल्वमेंट होती है ना, तो आप उसकी टेंशन रिड्यूस करते हो, ठीक है। फिर आपके पास न्यूरल मोबिलाइजेशन आ जाती है, थर्ड के नर्व की ग्लाइडिंग, ठीक है, जिसमें जेंटल पेन फ्री मोबिलाइजेशन देते हो ताकि नर्व इरिटेट ना हो, लेकिन नर्व की मोबिलाइजेशन आप कॉज करो, ठीक है, नर्व को मोबिलाइज करो, नर्व की ग्लाइडिंग कॉज करो, ठीक है। मेजरली आपके पास ये आ रहा है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स क्या हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लास्ट टाइम में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, तो हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे। लास्ट भी हमने कई सिनेरियोज़ में इनको बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी वही है कि अगर पेशेंट को एंग्जाइटी है, ज़ाहिर सी बात है पेशेंट की इतनी ज़्यादा सिम्पटम्स थे तो उसको एंग्जाइटी भी होगी, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप गाइड करो विद दैट, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज इटसेल्फ काफ़ी हद तक एंग्जाइटी रिड्यूस करती है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। विद दैट आप एजुकेट करते हो पेशेंट को कि कोई भी ट्रिगर है पेन का, कोई भी ऐसा, तो आप उसको भी रिड्यूस करो और उसके साथ-साथ डाइटरी मॉडिफिकेशन भी करो। लाइक आपने सॉफ्ट फूड खाना है, वार्म लिक्विड्स लेने हैं, जो आपके मसल्स हैं इनके इनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ओवर यूज़ भी ये जो है इशू कॉज कर सकता है। डाइटरी मॉडिफिकेशन के लिए हमें यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट अगर वार्म लिक्विड्स लेगा तो उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा, एक एज अ वार्म कंप्रेस काम करेंगे। सॉफ्ट फूड लेगा तो उसको बहुत ज़्यादा च्यूइंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें च्यूइंग की मूवमेंट चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा हो, जैसे हार्ड अगर आप कोई फूड या आप ऐसा कोई फूड ले रहे हो जिसको आपको च्यू ज़्यादा करना पड़ रहा है, रॉ ले रहे हो, जैसे वेजिटेबल्स रॉ होती है तो वो बहुत मुश्किल खानी होती है, तो ऐसी चीज़ें ज़रा अवॉइड करते हैं हम इन केसेस में स्टार्टिंग में, ठीक है। जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ नॉर्मल होने लग जाती है तो आप बेसिकली आप पेशेंट को गाइड करते हो कि हाँ अब आप ले सकते हो, ठीक है। तो मेजरली आपके पास सारी चीज़ें ये आ जाती हैं कि किस किस तरह से क्या क्या हो रही है, ठीक है। तो
हमारे पास जो फिजिकल थेरेपी की मेजर मैनेजमेंट है ना वो यही सारी हैं, ठीक है, मेजरली। लेकिन मैनुअल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैनुअल थेरेपी इतने अच्छे इफेक्ट देती है ना इन पेशेंट्स में कि आप देखोगे तो आप करके देखो तो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है, आपको पता चलेगा। विद दैट डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक्स, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। पेन की मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है अगर आप ये बहुत तरीके से करते हो, ठीक है। सेंसिटिविटी पेशेंट की बहुत ज़्यादा हुई हुई होती है पेन की, आपको उसको विद टाइम रिड्यूस करवाना होता है। तो वो जो आप एक पूरा प्रोसीजर परफॉर्म करवाते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ये थी हमारे पास फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट, विद दैट मेडिकल मैनेजमेंट हमने डिस्कस किया। हमारे पास केस सिनेरियो था ट्राइजेमिनल न्यूरalgia। थैंक्स फॉर वॉचिंग।